नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने हिंदी शब्द की उत्पत्ति एवं भाषा विस्तार की विस्तार से चर्चा की थी। आज हम वर्णों की चर्चा करेंगे। वर्ण क्या है, इनकी संख्या कितनी है, उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है अक्षर। कल अपन ने बात की थी, ए किसी के आगे लग जाए उसका शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। न्याय ए लग गया, अन्याय जान न्याय नहीं हो तो ए यानी नहीं, सर यानी नाश, जिसका कभी नाश न हो तो वर्ण उसे कहते हैं। वह ध्वनियां जिनका कभी खंडन नहीं हो सके, वह ध्वनियां जिनका खंडन नहीं हो सके या जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाते हैं। वर्णों को हमने दो भागों में बांटा था, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। श्युम राजते इति स्वरा, अर्थात वह ध्वनियां जो श्युम उच्चारित होती है, जिनके उच्चारण में किसी दूसरी ध्वनि की सहायता लेनी ना पड़े, स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 11 बताई गई है और व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। वह ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होती है, उच्चारण करते हैं, उनको व्यंजन कहते हैं। वी धन अंजन, ये इसका संधि विच्छेद है। वी यानी विशेष, अंजन यानी काजल। वी यानी विशेष, अंजन यानी काजल, अर्थात ये विशेष काजल का कार्य करते हैं, स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। इनकी संख्या 33 है। तो अपन आज स्वरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई, मात्रा के आधार पर इनका वर्गीकरण करेंगे। तो स्वर, सु धन अर, सु यानी अच्छा, सु एक उपसर्ग है, अच्छे के अर्थ में प्रयोग होता है। पुत्र, सु पुत्र, अच्छा पुत्र। कु बुरे के, सु अच्छे के। तो स्वर का संधि सु धन अर। अब अपन इनकी बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति के आधार पर, मात्रा के आधार पर। एक नंबर ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, छोटे स्वर, प्रारंभिक स्वर। एक ही बात है, इनके सब एक ही नाम है, एकमात्रिक स्वर। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, छोटे स्वर, प्रारंभिक स्वर, जड़ स्वर, एकमात्रिक स्वर। ये है ए, ई, उ और री। बाकी जितने भी स्वर बने हैं सब इन्हीं से ही बने हैं, ए, ई, उ और री। ये ह्रस्व स्वर है, लघु स्वर है, छोटे स्वर है, मूल स्वर है। मूल स्वर यानी बाकी जितने भी स्वर बने हैं वो सब इन्हीं से ही बने हैं। नंबर 2 दीर्घ स्वर, वह्र्त स्वर, द्विमात्रिक स्वर, बड़े स्वर, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। ए, ई, उ और री, ये तो छोटे स्वर। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये है बड़े स्वर। वह्र्त स्वर, दीर्घ स्वर। अब ये बने कैसे, सभी अपन अभी बात कर रहे थे कि बाकी जितने भी बने हैं वो इन्हीं से ही बने हैं। अब इस दीर्घ स्वरों का मैं वर्गीकरण कर रहा हूं, कैसे बने। ये है आपके दीर्घ स्वर,
या व्यर्थ स्वर। ए और ए मिलके आ बना, ई और ई मिलके ई बनी, ऊ और ऊ मिलके ऊ बना, ए और ए मिलके आ बना, ई और ई मिलके ई बनी, ऊ और ऊ मिलके ऊ बना। दीर्घ स्वरों को बांट रहे थे अपन, दीर्घ स्वरों का वर्गीकरण कर रहे थे। ए और ए मिलके आ बना, ई और ई मिलके ई बनी, ऊ और ऊ मिलके ऊ बना, और ए और ई बनके ए बना, ए और ए मिलके आई बना, ए और ऊ मिलके ओ बना, ए और ओ मिलके औ बना। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों को बांटा हमने, दीर्घ स्वरों के दो भेद किए। ये इधर वाले तो आपके हैं सजातीय स्वर, सजातीय स्वर, और इधर वाले हैं संधि स्वर। इन संधि स्वरों को विसर्प भी कहा जाता है। ये तो सजातीय अपनी जाति के ही मिले, ए और ए दोनों सेम जाति के हैं और अपना दीर्घ रूप ग्रहण कर लिया। ई और ई दीर्घ रूप बड़ी ई, ऊ और ऊ दीर्घ रूप ऊ। वैसे ही इस तरह यहां पर संधि हो रही है, ए और ई की संधि से ए बना, ए और आई की संधि से आई बना, ए और ऊ से ओ बना, ए और ओ से औ बना। यहां पर संधि हो रही है। विसर्प शब्द इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, GLIDE ग्लाइड। ऐसा ही में पूछा गया, निम्न में से ग्लाइड स्वर है, विसर्प स्वर है। यहां पर संधि की नींव रखी जा रही है। तो उत्पत्ति के आधार पर बात कर रहे थे। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को हमने 3 भागों में बांटा, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर, जड़ स्वर, प्रारंभिक स्वर, पहला भेद। दूसरा भेद दीर्घ स्वर, व्यर्थ स्वर, बड़े स्वर, और नंबर 3 वाला भेद था प्लुत स्वर। ये प्लुत स्वर कह दो या लुप्त स्वर कह दो या वैदिक स्वर कह दो। प्लुत स्वर नंबर 3 वाला भेद, प्लुत स्वर कह दो, वैदिक स्वर कह दो या लुप्त स्वर कह दो। जैसे ओम, राम, या ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है। इनको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक में एक बार उच्चारण होता है, हल्की सी मात्रा निकलती है। दीर्घ में या द्विमात्रिक में थोड़ी सी मात्रा लंबी आती है, और त्रिमात्रिक में प्लुत स्वरों में मात्रा का उच्चारण काफी देर तक होता। ओम, राम। तो वर्तमान में हम इनका प्रयोग किसी को दूर से आवाज लगाने में करते हैं, राम, तो थोड़ा सा लंबा खिंच जाना। अब ये साहित्य में लुप्त हो चुके हैं, व्याकरण में धीरे धीरे लुप्त हो गए। इनका प्रयोग केवल और केवल आजकल वैदिक स्वरों में होता है। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। अब अपन मात्रा के आधार पर बांट लेते हैं। मात्रा के आधार पर वही बात है, मात्रा के आधार पर एक मात्रिक, एक मात्रिक में आपके ए ई उ री,
द्विमात्रिक, जिसमें ये बाकी सभी आ गए, आ बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ। और त्रिमात्रिक में जो प्लुत स्वर थे वो आ गए। मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 वर्गीकरण होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर 3 वर्गीकरण होते हैं। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, स्वरों को अच कहा जाता है और व्यंजनों को हल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि स्वरों को अच कहने का मुख्य कारण है, संस्कृत व्याकरण में महेश्वरी सूत्र चलते हैं। महेश्वरी सूत्रों में ए से लगा करके चे तक सभी स्वर आ जाते हैं। ए ई उ ने री लिरी के ऐ ओ डे ऐ औ चे, ऐ औ चे। ये तो ए से लगा करके चे तक सभी स्वर आ गए, इसलिए इन स्वरों को अच कहते हैं। कहानी ऐसे हुई, आचार्य पाणिनि जी थे, उनके दिमाग में विचार आया कि मैं एक भाषा की उत्पत्ति करूं। हिंदी व्याकरण की पहली प्रमाणिक पुस्तक आचार्य पाणिनि जी की रचना अष्टाध्यायी है, व्याकरण की प्रथम पुस्तक है वो। तो हुआ ऐसे, पाणिनि जी ने विचार किया कि मैं एक भाषा की उत्पत्ति करूं जिसका देव, दानव, मानव, सूर, असुर, नाग, किन्नर, गंधर्व सभी प्रयोग करे। तो पाणिनि जी एक पिंपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके 12 वर्ष तक उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या की। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और आए, बोल बेटा पाणिनि क्या चाहता है? कहा हुजूर, मैं एक भाषा का विकास करना चाहता हूं जिसका देव, दानव, असुर, सूर, नाग, किन्नर, गंधर्व सभी प्रयोग करे। कहा ठीक है, कर दे, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, भलाई का कार्य कर रहा है। कहा करूं कैसे? तो कहते हैं भगवान शंकर ने 14 बार डमरू बजाया था और उन डमरू से जो ध्वनियां निकली वो हमारे स्वर और व्यंजन हुए, अच और हल हुए। कहते हैं प्रथम बार डमरू बजाया तो ध्वनि निकली ए ई उण, दूसरी बार बजाया तब ध्वनि निकली रील री के आई ओड़े आई औचे। तो ऐसे लगा करके चे तक, फिर है ये वेरेटे लगा करके ले तक हल कहा जाता है व्यंजनों को। तो ये थे आचार्य पाणिनि जी की देन है ये, इसलिए इनको अच कहा जाता है। और त्रयोदशी तिथि के दिन पाणिनि जी इस पृथ्वी से अपना शरीर त्याग कर दिया था एक शेर के आक्रमण के कारण। तो आज भी त्रयोदशी तिथि को किसी भी संस्कृत विद्यालय में न संस्कृत पढ़ाई जाती है न पढ़ी जाती है। जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत महाविद्यालय में त्रयोदशी तिथि को अवकाश रहता है। तो आगे अपन बात करते हैं, उत्पत्ति के आधार पर हो गया, मात्रा के आधार पर हो गया। अब बड़ा इंपॉर्टेंट वर्गीकरण है, मुख के खुलने के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 स्थितियां होती है। नंबर 1 विवर्त, नंबर 2 सवर्त, नंबर 3 अर्धविवर्त, नंबर 4 अर्धसवर्त। विवर्त का अर्थ होता ओपन, सवर्त का अर्थ होता क्लोज, अर्धविवर्त का मतलब होता हाफ ओपन और इसका हाफ क्लोज। बात एक ही है, चाहे हाफ ओपन कह दो, आधा खुला कह दो, चाहे आधा बंद कह दो, बात एक ही है। लेकिन विद्वानों ने इसका वर्गीकरण किया है
विवर्त का मतलब मुख का पूरा खुलना। छोटे बच्चे को अपन डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर कहता है बेटा आकर, मुंह खुलवाने के लिए आकर, तो विवर्त में आएगा आपका आ, यानी मुख का पूरा खुलना। फिर आ के पड़ोसी ई ऊ ऊ, ई ऊ ऊ, इनका उच्चारण करते हैं तो मुख बंद हो जाता है हल्का सा। आ के पड़ोसी ई ऊ ऊ। अर्धविवर्त की बात करते हैं तो आई और औ, आई और औ, ए आई और औ, एक छोड़ के एक। और अर्ध सेवर्त की बात करते हैं तो ए और ओ, ए और ओ। ए आ ई ऊ ऊ, ए आई ओ औ। देखो ये वर्गीकरण बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक समझ लेना, इससे अक्सर क्वेश्चन टपक जाता है। ए आ ई ऊ ऊ, ए आई ओ औ। सबसे पहले आपने लिया नंबर 1 पे आ, तो नंबर 2 आ के पड़ोसी, ये 4, फिर एक छोड़ के एक, ये दोनों ले लो, आई और औ इसमें, और ये एक इधर वाला बचा हुआ वो आई गया। फिर ये दोनों अर्ध सैवर्त में ए और ओ। ये वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मुख के खुलने के आधार पर। आगे अपन बात करते हैं होठों की गोलाई के आधार पर, होठों की गोलाई के आधार पर। होठों की गोलाई की 2 स्थितियां होती है। नंबर 1 गोलाकार, नंबर 2 अगोलाकार, जिसमें गोला नहीं बने और गोलाकार में गोला बने। इसको वर्ताकार भी कहते हैं और इसको अवर्ताकार भी कहते हैं। गोलाकार में आ गए आपके आ ऊ ओ औ। गोलाकार में आ गए आपके ए ई ए आई। ये है आपके आ उ ओ औ। इनका उच्चारण करते हैं तो ऑटोमेटिक होठों में गोलाई आती है, आप उच्चारण करके देख लेना। और इनका उच्चारण करते हैं तो होठ चपटे टाइप हो जाते हैं, ए और आई। ये है होठों की गोलाई के आधार पर। तो आज अपन ने 2-3 बातें जानी हैं। स्वरों की उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, सबसे पहले स्वर सुधन अर, और परिभाषा थी श्योम राजन्ते इति स्वरा, अर्थात वह ध्वनियां जो स्वतः उच्चारित होती है। फिर हमने आगे बढ़कर के इनकी संख्या 11 बताई थी। उसके बाद में उत्पत्ति के आधार पर बांटा था। उत्पत्ति के बाद में मुख के खुलने के आधार पर, मात्रा के आधार पर, होठों की गोलाई के आधार पर। अब आगे व्यंजनों की चर्चा करेंगे। नमस्कार।